अध्याय 231 बैंगनी ज्वलंत शेर। राजा देव पूरी तरह से हैरान था। एक छठे स्तर का शैतानी जानवर, इसका क्या मतलब था? वायलट एक तीसरे स्तर का शैतानी जानवर था और पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में योद्धाओं जितना शक्तिशाली था। वास्तव में उसे उनसे थोड़ा बेहतर भी माना जा सकता है। एक छठे स्तर का शैतानी जानवर तब योद्धाओं जितना शक्तिशाली होगा जो रहस्यमय क्षेत्र में पहुंच गए थे। और अगर यह पर्याप्त नहीं था तो शैतानी जानवरों के पास अंतर्निहित शारीरिक लाभ भी थे, इसलिए रहस्यमय क्षेत्र का कोई भी साधारण स्वामी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। रहस्यमय क्षेत्र के उन 3 स्वामियों और एक छठे स्तर के शैतानी जानवर के सामने देव के माथे से ठंडा पसीना निकलने लगा। एक वास्तविक संभावना है कि अगर उनमें से कोई भी मुझे ढूंढ लेता है तो मैं मारा जाऊंगा, उसने खुद से सोचा। क्या मैं अपनी पसंद में गलत था? क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? मेरा मतलब है कि मैं जो चाहता हूँ उसे प्राप्त किए बिना मर सकता हूँ। लेकिन ऐसी मुसीबत के सामने भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अगर आप अपने सोफे पर बेकार बैठे रहे तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। थोड़ी देर की घबराहट और झिझक के बाद देव ने अपने दांत पीस लिए और उनसे लड़ने का फैसला किया। उसके मन में बसी वायलट भी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए दोनों ने चुपके से कुछ दर्जन मीटर आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार किया। उन्होंने एक बड़ा पेड़ ढूंढा और उसके पीछे छिप गए। वे अपने सामने एक कोमल पहाड़ी देख सकते थे। अपने छिपने की जगह से झांकते हुए देव ने एक ऐसा नज़ारा देखा जो उसने पहले कभी नहीं सुना या देखा था, और शायद निकट भविष्य में भी नहीं होगा। लगभग 8 मीटर लंबा एक विशालकाय शेर पहाड़ी की ओर खड़ा था। उसका बड़ा शरीर बैंगनी लपटों के गुच्छों में लिपटा हुआ था जो चकाचौंध कर रहे थे। जब उसने अपना बड़ा मुंह खोला और अपने नुकीले दांत दिखाए तो उसकी क्रूरता आसानी से देखी जा सकती थी। उसके लंबे बैंगनी याल हवा में लहरा रहे थे। उसकी पुतलियों में कुछ विचित्र भयावह रोशनी थी जो चमक रही थी, और उसके 4 मांसल पंजे 4 विशाल खंभों की तरह थे। ये दिन के मध्य के करीब था और सूरज उसके सिर पर चमक रहा था। शेर उस पीली चमक में एक भयावह रोशनी बिखेर रहा था। उसके शरीर पर लगी लपटें समय समय पर उछलती थीं और उसके आसपास के वातावरण में फैल जाती थीं। ये खूबसूरत और खतरनाक दोनों लग रहा था। इसकी पुतलियां लाल रंग की एक अजीब खूनी छाया थीं और इसकी अजेय शक्ति को प्रदर्शित करती थीं। उस शेर के सामने कई दर्जन मीटर दूर सफ़ेद बेदाग वस्त्र पहने 3 आदमी खड़े थे। वे रहस्यमय क्षेत्र के स्वामी थे और चिकित्सा संप्रदाय से थे। शेर और उन गुरुओं के समूह दोनों के चारों ओर एक दबंग हवा थी। वे शक्तिशाली और विस्मयकारी लग रहे थे और उनके चारों ओर कई इंच तक एक महत्वपूर्ण ऊर्जा बल उत्सर्जित हो रहा था। NOVL ड्रामा ऑग द्वारा विशेष सर्वाधिकार कॉपीराइट सामग्री। वायलट, क्या तुम जानती हो कि वह किस तरह का शैतानी जानवर है? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना या देखा है, देव ने अपने मन में पूछा। वह छठे स्तर का बैंगनी ज्वलंत शेर राजा है, वायलट ने विस्मय से अभिभूत होकर उत्तर दिया। ये पहली बार था जब देव ने ये नाम सुना था। हालांकि इसका नाम उनकी समस्याओं में सबसे कम था क्योंकि बैंगनी ज्वलंत शेर राजा इस समय गुस्से में था। इसकी आवाज़ अचानक आसमान में गूंजी, यार चले जाओ, और मैं तुम्हें मेरी नींद में खलल डालने के लिए दंडित नहीं करूंगा। क्लाउड गुफा अब मेरी है। यदि तुम घुसपैठ करोगे तो तुम खुद पर विनाश लाओगे। देव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। शेर राजा स्पष्ट रूप से बोल रहा था और एक संवेदनशील इंसान की तरह सोच सकता था। अगर उसने शेर को न देखा होता और उसकी आवाज़ न सुनी होती तो उसे लगता कि शेर इंसान है। देव, छठे स्तर का शैतानी जानवर सभी जानवरों में सबसे शक्तिशाली है। साधना आधार के मामले में ये रहस्यमय क्षेत्र के योद्धा की तरह है। इसका अपना विचार है और इसलिए ये हमारी तरह बोल सकता है, वायलट ने देव के आश्चर्य और संदेह को दूर करने के लिए समझाया। ओह, मैं समझ गया। एक बार में ही प्रबुद्ध होकर देव ने सिर हिलाया। शेर राजा, हम सिर्फ आपकी गुफा में मौजूद शक्तिशाली क्रिस्टल उधार लेना चाहते हैं। क्रिस्टल का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम गोली बनाने वालों के लिए जिन्हें अपनी मानसिक शक्ति को प्रशिक्षित और निखारने की ज़रूरत है, ये सब कुछ है। अगर आप हमें जाने देने के लिए इतने दयालु हैं तो हम बहुत आभारी होंगे, मेडिसिन सेक्ट से तिकड़ी के बीच में खड़े आदमी ने अपनी हमेशा की तरह भावहीन आवाज़ में कहा। वह अपने दोस्तों के बीच बेपरवाही की परिभाषा के रूप में जाना जाता था। हन्फ, केले के तेल का इस्तेमाल बंद करो। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे कुछ बेवकूफ़ी भरी बातों से क्रिस्टल देने के लिए राजी कर सकते हो? तुम कितने भोले हो। वैसे भी अब मेरा धैर्य खत्म हो चुका है। अपने नीच शहर में वापस जाओ, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है। शेर राजा ने उपहास किया। हाँ हाँ, तीनों पुरुषों का नेता मंद मंद मुस्कुराया और जवाब दिया, शेर राजा चिकित्सा संप्रदाय के लिए शिष्टाचार पारस्परिकता की मांग करता है। निश्चित रूप से हम बदले में कुछ भी दिए बिना आपका खजाना उधार नहीं लेंगे। यदि आप हमें वह देने के लिए सहमत हैं जो हमें चाहिए तो हम आपको 10 पृथ्वी अमृत भेंट करेंगे।
कैसा रहेगा? वह अच्छी तरह से जानता था कि शक्तिशाली शेर राजा को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उन्होंने यथासंभव विनम्रतापूर्वक एक सौदा प्रस्तावित किया। हाँ, शेर राजा ने इतनी जोरदार तरीके से उपहास किया कि इसने पुरुषों के रास्ते में कई लपटें भेजी, जो कई कदम पीछे हट गए। आपने मुझे 10 पृथ्वी अमृत की पेशकश करके उदारता दिखाई है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा शक्तिशाली क्रिस्टल अमूल्य है। 10 पृथ्वी अमृत इसकी कीमत के बराबर भी नहीं है। शेर राजा ने व्यापार से इनकार कर दिया। पृथ्वी अमृत आखिर क्या था? क्या ये कीमती था? देव उलझन में था क्योंकि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। वास्तव में पृथ्वी अमृत एक प्रकार की दवा थी जो विशेष रूप से रहस्यमय क्षेत्र में मौजूद मार्शल कलाकारों के लिए तैयार की गई थी। यह उनकी सफलताओं को तेज कर सकता था और उन्हें उच्च साधना आधारों को बहुत तेजी से प्राप्त करने में मदद कर सकता था। रहस्यमय क्षेत्र के सभी साधारण मार्शल कलाकार इसकी बहुत इच्छा रखते थे। मैं मानता हूं कि पृथ्वी अमृत मूल्यवान है, शेर राजा ने कहा, लेकिन उनमें से 10 पर्याप्त नहीं हैं। मेरे क्रिस्टल के लिए उन्हें विनिमय करना आपका बहुत साहस है। हालांकि यदि आप 10 स्वर्गीय अमृत प्रदान करते हैं तो मैं आपको बदले में वह दूंगा जो आप चाहते हैं। शेर राजा के शब्दों में स्वादिष्ट व्यंग्य के बावजूद उसने तीनों लोगों को अपने चेहरे पर एक उम्मीद भरी नज़र से देखा। क्या 10 स्वर्गीय अमृत? ये बहुत ज़्यादा कीमत है शेर राजा। ये हम जैसे विनम्र लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। कृपया हमारे लिए एक रियायत दें। सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति को शेर राजा के अनुरोध से स्पष्ट रूप से झटका लगा। स्वर्गीय अमृत रहस्यमय क्षेत्र में मार्शल कलाकारों के लिए आवश्यक थे जो उच्च क्षेत्र तक पहुंचना चाहते थे। ये सिर्फ मददगार नहीं था, यह जरूरी था। इसके बिना वे उच्च क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेडिसिन संप्रदाय में ऐसे अमृत बहुत कम थे। संप्रदाय के मुखिया और मुख्य बुजुर्ग उन्हें खजाने की तरह सुरक्षित रखते थे और उन्हें केवल तभी लेते थे जब ये बहुत ज़रूरी होता था या बहुत महत्वपूर्ण चरण में होता था। मेडिसिन संप्रदाय के लिए भी स्वर्गीय अमृत बनाना आसान नहीं था, जो मुख्य रूप से अमृत के शोधन में लगा हुआ था। इसका एक कारण ये था कि इस अमृत के शोधन के लिए आवश्यक सामग्री दुर्लभ थी। इसके अलावा स्वर्गीय अमृत को परिष्कृत करने वाले को भी बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। जब इस अमृत को परिष्कृत किया गया था तब सबसे ज़्यादा सफलता दर सिर्फ 20% थी और यह औषधि संप्रदाय के प्रमुख द्वारा हासिल की गई थी, जिसके पास सभी के बीच सबसे ज़्यादा शोधन क्षमता थी। ठीक है, अगर आपके पास 10 नहीं हैं तो 5 ही काफ़ी होंगे। शेर राजा की तेज़ आवाज़ आसमान में गूंज उठी। उसे ये भी पता था कि 10 स्वर्गीय अमृत की मांग करना एक सड़क डकैती थी। हन्फ, मुख्य बुजुर्ग, उसके साथ अपना समय बर्बाद मत करो। हम बार बार उसके साथ विनम्र रहे हैं, लेकिन वह अभी भी बहुत घमंडी है। चलो गुफा में घुसें और जो हमें चाहिए उसे ले लें। कंपनी के नेता के दाईं ओर सफ़ेद गाउन में अधेड़ उम्र का आदमी काफ़ी समय से शेर राजा की बदतमीजी से खफा था। अब वह अपनी सहनशीलता की सीमा पर पहुंच चुका था। मेडिसिन सेक्ट इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इसके सदस्यों में बहुत से गोली बनाने वाले थे। गोलियों की प्यास के कारण मार्शल आर्टिस्ट उन्हें सम्माननीय अतिथि मानते थे और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वे जहां भी जाते थे उनके साथ हमेशा बहुत विनम्रता से पेश आते थे। सफ़ेद गाउन में इस अधेड़ उम्र के आदमी ने गोली बनाने में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की थीं। इसके अलावा उसने बहुत सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा में महारत हासिल कर ली थी और इसलिए वह बहुत घमंडी और अहंकारी था, साथ ही चापलूसी के लिए अति संवेदनशील भी था। शेर राजा को इतना बदतमीजी करते देख वह वास्तव में उसे बुरी तरह पीटना चाहता था। शेर राजा उसके इस सुझाव पर नाराज नहीं हुआ और जोर से हंसा, हाँ हाँ, मुझे पता था कि तुम मुझसे मेरा क्रिस्टल छीनना चाहते थे, लेकिन तुमने पहले अच्छा बनने का नाटक किया। क्या यही इंसान का असली स्वभाव है? अध्याय 232 छठा स्तर 3 आंखों वाला लाल बेल्ट भाग 1। हो सकता है कि वह आदमी की बातों से क्रोधित न हुआ हो, लेकिन शेर राजा नाराज था और वह इसे दबा नहीं सका। अचानक उसने एक बड़ी शक्तिशाली दहाड़ लगाई जो पूरे आकाश को हिलाती हुई प्रतीत हुई। बैंगनी लपटें जो उसे चमक दे रही थीं, हवा में 10 मीटर से अधिक ऊपर उठीं। बस एक पल में आकाश बैंगनी हो गया। शेर राजा के सामने खड़े 3 गुरुओं ने भी एक समान छाया देखी और पेड़ों का हरा रंग भी अब विलीन हो गया था। ज्वाला बहुत तेज थी और जिसने भी इसे देखा उसे चकाचौंध कर दिया। औषधि संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्गों ने अपने साथियों को चेतावनी दी, सावधान। मुश्किल से उसने अपनी बात पूरी की थी जब शेर राजा ने एक और भयानक दहाड़ लगाई और उसके बड़े मुंह से शुद्ध ऊर्जा का एक मजबूत स्तंभ निकला जो एक विशाल उग्र ड्रैगन की तरह उसके सामने घूम रहा था। ये औषधि संप्रदाय के 3 लोगों पर लक्षित था। पलक झपकते ही ऊर्जा स्तंभ उनके पास आ गया और उनके सफ़ेद वस्त्र उसके साथ आए हवा में उड़ने लगे। अधेड़ उम्र का आदमी जो अभी अभी नाराज हुआ था उस पर पड़ रहे दबाव से उसकी सांस फूलने लगी। वह बैंगनी लौ वाले शेर राजा की ताकत से हैरान था। ऐसा लग रहा था कि शेर राजा ने उन पर हमला करने के इरादे से बिना किसी लापरवाही के अपना मुंह खोला था। लेकिन वह एक लापरवाह दहाड़ भी इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा आसमान बैंगनी हो गया था। वह आदमी अब डर गया था और लगभग कांप रहा था। उसे अपने अहंकार पर पछतावा भी हो रहा था।
बीच में खड़े मुख्य बुजुर्ग ने अपने हाथ हिलाए और एक तेज तलवार सामने आ गया उनमें से 3। अगले ही पल ये घूमना शुरू हो गया, अपने हैंडल को केंद्र बनाकर एक चक्र बना रहा था। प्रकाश से बनी एक सफ़ेद डिस्क बन गई क्योंकि यह बहुत तेज गति से घूम रही थी, जिससे आसपास की हवा में हलचल मच गई। हवा के झोंके एक के बाद एक आए और कुछ ही समय में उन्हें बचाने के लिए एक विशाल घूमती हुई हवा की ढाल बन गई। जब बैंगनी लौ का स्तंभ और हवा की ढाल एक दूसरे से टकराए तो पूरी दुनिया एक पल के लिए स्थिर हो गई। 1 या 2 सेकंड बाद गड़गड़ाहट जैसी एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी, लेकिन लौ और ढाल गतिरोध पर पहुंच गए थे। दोनों पक्षों की ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर हो गई। बैंगनी लौ और विंडशील्ड धीरे धीरे मंद हो गए, हर सेकंड के साथ छोटे होते गए और अंत में वे पतली हवा में गायब हो गए। मुख्य बुजुर्ग ने एक बार फिर अपने हाथों को हिलाया और तलवार वापस उसकी ओर उड़ गया, चांदी की चमक में बदल गया और फिर उसके अंदर गायब हो गया। समाशोधन के एक तरफ देव एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर चल रहे प्रभावशाली युद्ध को देख रहा था। उसने बार बार अपना सिर हिलाया और लगातार प्रशंसा की सांसें ली, क्योंकि उसने एक के बाद एक शॉट देखे। वाह, रहस्यमय क्षेत्र के साधकों के बीच एक लड़ाई। इसने वास्तव में मेरे क्षितिज को चौड़ा कर दिया। इसकी तुलना में ऊर्जा संग्रह क्षेत्र या यहाँ तक कि पृथ्वी क्षेत्र में साधकों के बीच होने वाली लड़ाइयाँ कुछ भी नहीं हैं। जहाँ सूरज चमकता है वहाँ चांद दिखाई नहीं देता। अगर मैं एक दिन रहस्यमय क्षेत्र में कदम रख सकूं और ऐसी लड़ाई जीत सकूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। नरक, अगर मैं मर भी जाऊं तो ऐसी लड़ाई का हिस्सा होने के बाद मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मास्टर, वह दिन जल्द ही आएगा। मुझे यकीन है कि आपके सभी उपहारों के साथ यह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वायलट ने अपना चेहरा मुस्कुराहट में सिकोड़ लिया और उसके भीतर देव से कहा। उसने जो शब्द कहे थे वे उसके दिल की गहराई से आए थे। पिछले कई दिनों में उसने अपनी आंखों से देव को एक स्तर से दूसरे स्तर पर कूदते देखा था और अब वह उसे एक चमत्कार के रूप में मानती थी। पहाड़ी पर जहां मेडिसिन सेक्ट के 3 लोगों में से एक और बूढ़ा आदमी था, चीजें बदल रही थीं। बूढ़ा आदमी भी एक एल्डर था, लेकिन मुख्य एल्डर के अधीन काम करता था, भले ही वह खुद रहस्यमय क्षेत्र का साधक था। मुख्य एल्डर, चूंकि हमारी यात्रा का उद्देश्य क्लाउड गुफा को खोजना है, इसलिए हम सभी को इस जानवर से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ रहना चाहिए और इसे रोकना चाहिए जबकि स्टीवर्ट मेंग और मैं अपने आदमियों को गुफा तक ले जाते हैं और उस क्रिस्टल को इकट्ठा करते हैं। हम खजाना मिलने के बाद ही वापस जाएंगे। हमें इस जंगल में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर यदि अन्य संप्रदायों के लोग हमारे इस जानवर से लड़ने की खबर सुनकर यहाँ आ जाएं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। एल्डर ने शांत और संयमित स्वर में नया विचार सुझाया। मुख्य एल्डर ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, आपके पास तेज दिमाग है एल्डर गुवान। आगे बढ़ो, हमारे सभी लोगों को ले जाओ और गेट तोड़ दो। मैं इस चीज़ को यहाँ रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। हम विजयी होंगे और मुझे विश्वास है कि मास्टर युआन की मदद से हम उनकी सुरक्षा को बांस को चीरने की तरह आसानी से नष्ट कर देंगे। गुवान इस बूढ़े व्यक्ति का नाम था, जो मुख्य एल्डर की सकारात्मक बात सुनने के बाद स्टीवर्ट मेंग की ओर मुड़ा और कहा, चलो स्टीवर्ट मेंग, हमें जल्दी करनी चाहिए। उसके बाद उसने अपने शरीर को फैलाया और अचानक किसी तरह हवा में उछला और एक ही छलांग में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। स्टीवर्ट मेंग भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि अभी उसका काम एल्डर गुवान को गुफा में घुसने और वह खजाना पाने में मदद करना था जिसके लिए वे यहाँ तक आए थे। इसके अलावा एक बार शेर राजा द्वारा चौंक जाने के बाद वह यहाँ रहने और उससे लड़ने के लिए अनिच्छुक था। एक बार काटे जाने के बाद 2 बार डरना। ईगल पंख, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पुकारा। यह एक जादू लग रहा था क्योंकि अगले ही पल उसकी पीठ पर बड़े गहरे भूरे रंग के पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। वे मजबूत और शक्तिशाली लग रहे थे और उन पर धातु की चमक की एक परत थी। इन पंखों की मदद से स्टीवर्ट मेंग पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गया और एक पल में एल्डर गुवान को पकड़ लिया। फिर वह उसके बगल में चलता रहा। उसके पंख बिल्कुल एक बाज की तरह फड़फड़ा रहे थे और अक्सर एक असली बाज के पंखों की तरह स्थिर रहते थे। बिना कुछ कहे इन पंखों का जिक्र करना सही नहीं होगा। उन्हें कहाँ से मिला इस बारे में कुछ नहीं पता। स्टीवर्ट मेंग को ये एक प्राचीन अवशेष में संयोग से मिले थे। उस समय भले ही वह रहस्यमय क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया था, वह केवल कुछ ही क्षणों के लिए हवा में उड़ सकता था, जिसे उड़ना नहीं कहा जा सकता था। इन पंखों को पाने के बाद वह अब जहां चाहे उड़ सकता था। साथ ही उसकी उड़ान की गति बढ़ गई थी और वह अपने जैसे ही स्तर के अन्य साधारण साधकों की तुलना में 1 दर्जन गुना अधिक तेज था। वह अब जितनी देर चाहे उड़ भी सकता था। पेड़ के पीछे छिपे हुए देव ने बिना पलक झपकाए स्टीवर्ट मेंग की पीठ पर उगाए पंखों पर अपनी आंखें टिकाए बिना नहीं रह सका। प्रशंसा और ईर्ष्या से जल रहा था। वह चाहता था कि उसे भी एक दिन ऐसे पंखों की जोड़ी मिल जाए, फिर वह भी एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकेगा। जब एल्डर गुवान और स्टीवर्ट मेंग एक के बाद एक आगे बढ़े तो मेडिसिन सेक्ट के लोग जो बैकअप के रूप में काम करने के लिए वहां आए थे, उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं और पहाड़ पर चढ़ने के लिए दौड़ पड़े।
उन्हें अपने संप्रदाय को छोड़ने से पहले ही सूचित कर दिया गया था कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उन्हें एल्डगोवान का अनुसरण करना चाहिए। वे जानते थे कि मुख्य एल्डर उनके लिए शेर राजा से लड़ रहा था। अध्याय 233 छठा स्तर 3 आंखों वाला लाल बैल भाग 2। हालांकि अब चीजें दक्षिण की ओर जाती दिख रही थीं। शेर राजा ने एल्डगोवान के उड़ान भरने के क्षण से ही उनके इरादों को भांप लिया था। ये समझ गया कि ये मनुष्य उसका ध्यान भटकाकर गुफा में घुसने की योजना बना रहे थे। ये क्रोध से दहाड़ उठा और अपने विशाल पैरों से ठोकरें मारने लगा। उसके शरीर के नीचे की हवा फैल गई जैसे कि उसे किसी प्रभाव तरंग द्वारा बाहर निकाल दिया गया हो। फिर बिना किसी देरी के शेर राजा उस दिशा में मुड़ा जहां एल्डगोवान और स्टीवर्ड मेंग जितनी तेजी से चढ़ रहे थे। अपने विशाल आकार के बावजूद इसकी गति आश्चर्यजनक थी और यह एक फ्लैश की तरह उनका पीछा करने लगा। उसने अपना दाहिना अगला पैर भी उठाया और उसके पंजे के साथ साथ प्रकाश की एक बैंगनी गेंद दिखाई दी जो तेजी से घूम रही थी। समय बीतने के साथ गेंद बड़ी और बड़ी होती जा रही थी और पलक झपकते ही इसने लगभग 1 मीटर का व्यास प्राप्त कर लिया। अब गेंद से स्वयं शेर राजा की तरह बैंगनी लपटें निकल रही थीं और सभी दिशाओं में बहुत अधिक गर्मी फैल रही थी। रहस्यमय क्षेत्र में साधक के रूप में एल्डगोवान और स्टीवर्ड मेंग दोनों के पास आध्यात्मिक समझ की क्षमता भी थी। भले ही वे अपनी चढ़ाई में व्यस्त थे, फिर भी उन्हें लगा कि शेर राजा उनका पीछा कर रहा है, और जब उन्हें लगा कि अकल्पनीय और तीव्र गर्मी की लहर उनके पास आ रही है और हर सेकंड के हिसाब से उनके करीब आ रही है, तो वे दोनों चौंक गए। हालांकि मुख्य एल्डर शेर को दूर जाते हुए देखकर चुपचाप खड़े रहने वाले नहीं थे। उन्होंने तिरस्कार से एक खर्राटा लिया और उनका शरीर सफ़ेद रोशनी की चमक में बदल गया। फिर वह अपने दुश्मन की तरह ही शेर राजा की ओर दौड़े। एक पल में वह उसके पास पहुंच गए और उसकी गति से मेल खा रहे थे। उसका तलवार लगातार उसके सामने घूम रहा था और उससे पैदा हुई हवा शेर राजा की ओर उड़ रही थी और उसके द्वारा बनाई गई गेंद की शक्ति को दबा रही थी। तब मुख्य बुजुर्ग ने शेर राजा की बड़ी बड़ी आंखों में शांति से देखा और शांत स्वर में चुनौती दी, आपका प्रतिद्वंद्वी इस तरफ है, शेर राजा। शेर राजा ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। उसकी लंबी बैंगनी याल हवा में शानदार तरीके से उड़ रही थी। ये बिल्कुल निश्चित था कि इस बूढ़े इंसान की कुशलता और शक्ति उसके बारे में थी, अपने आप के समान ही, और इसलिए उसके लिए एक ही पल में ये लड़ाई जीतना आसान नहीं था। ठीक है बूढ़े आदमी, चूंकि तुम सीधे मुझसे मौत मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे खोजने में मदद करने जा रहा हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे बेवकूफ़ गुर्गे गेट की सुरक्षा को भेद सकते हैं? भोले और तुच्छ इंसान, मुझे दिखाओ कि तुम अब क्या कर सकते हो। शेर राजा ने ठहाका लगाया। उसकी आवाज़ में व्यंग्य का एक स्पष्ट संकेत था। मुख्य बुजुर्ग हैरान था, सोच रहा था कि वह यहाँ व्यस्त होने के बावजूद खुद पर इतना आश्वस्त क्यों था। क्या गुफा के पास उसके पास कोई मजबूत बैकअप योजना थी? एल्डगोवान और स्टीवर्ड मेंग दोनों को थोड़ा आराम महसूस हुआ जब उन्होंने देखा कि शेर राजा को मुख्य बुजुर्ग ने रोक लिया था। एल्डगोवान ने अपने संप्रदाय के शिष्यों को हाथ हिलाया जो उसके पीछे चढ़ गए थे और चिल्लाए, चलो चलो, एक ही झटके में गेट को नष्ट कर देते हैं। हालांकि इससे पहले कि उनके शब्द शिष्यों के कानों तक पहुंच पाते, उनसे बहुत दूर नहीं, जंगल से एक जोरदार दहाड़ आई। जल्दी क्या है इंसानों, इतना असभ्य मत बनो। अगले ही पल जंगल के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित ऊंचे ऊंचे पेड़ एक ही समय में दोनों तरफ धकेल दिए गए और एक गहरे काले रंग की आकृति उसमें से बाहर निकली। मुंह सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रम और सभी अधिकार सुरक्षित। शिष्यों की आंखों के सामने पेड़ों से एक विशालकाय बैल निकला और मुंह से धुआं उगलते हुए उनके सामने रुक गया। ये पूरी तरह से काला था और इसका फर धूप में चमक रहा था। इसकी विशाल और भयावह आंखें ठंड से चमक रही थीं और एक जोड़ी बेहद तीखे सींग, लंबे और भयानक, इसके सिर को सुशोभित कर रहे थे। इसके बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि इसके माथे के बीच में एक तीसरी आंख थी, भले ही यह अभी बंद थी। बैल के चारों ओर लाल रंग की बिजली की लड़ियां भिनभिनाती आवाज़ों के साथ चमक रही थीं, जिसने उसके द्वारा पैदा किए गए तनाव और भय को और बढ़ा दिया। जब बैल ने दौड़ना बंद कर दिया तो उसके माथे के बीच की आंख अचानक खुल गई और बाल्टी जितनी मोटी लाल रोशनी की एक चमक आक्रामक रूप से और तीखी सीटी की आवाज़ के साथ बाहर निकली। ये खून की नदी की तरह बह रही थी और अपने साथ आतंक का माहौल लेकर आई। ऐसा लग रहा था मानो हजारों लोग उस रोशनी के ठीक अंदर मारे गए थे जो पहाड़ पर चढ़ रहे शिष्यों की ओर बढ़ रही थी। बिना किसी चेतावनी के 1 दर्जन से ज्यादा शिष्यों को उस रोशनी के ठीक नीचे मारा गया और वे लाखों टुकड़ों में फट गए। जिस तरह से वे टुकड़े काले सुलगते हुए ढेर में बदल गए थे, उससे उनकी अपनी माँ भी उन्हें नहीं पहचान सकती थी। तीसरी आंख फिर से बंद हो गई और बैल ने अपने चारों पैरों को जमीन पर जोर से पटक दिया। पृथ्वी बल से कांप उठा और पहाड़ भी उसके साथ हिलने लगा। अगले ही पल बैल हवा में उड़ गया और एल्डगोवान और स्टीवर्ड मेंग के सामने खड़ा हो गया। छठे स्तर का 3 आंखों वाला लाल रंग का बैल, पैट्रियार्क ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसने पहली नज़र में ही जानवर को पहचान लिया था।
बैल बेहद शक्तिशाली और दुर्लभ था और उसने कभी इस जगह पर ऐसा जानवर देखने की उम्मीद नहीं की थी। मैं देख रहा हूं कि तुम मुझे जानते हो। अच्छा, तो मेरा सुझाव है कि तुम गुफा में घुसने की कोशिश करना बंद करो। नहीं तो तुम जानते हो कि क्या होगा। बैल को मानव भाषा में चिल्लाते देखकर शिष्य दंग रह गए, और लाल रंग की रोशनी की चमक जो उसके बोलते समय गूंजती रही ने भी उनके डर को और बढ़ा दिया। वास्तव में सभी छठे स्तर के राक्षसी जानवर मानव भाषा समझ और बोल सकते थे क्योंकि उनके पास एक अत्यंत शक्तिशाली और विकसित आध्यात्मिक भावना थी। अरे मिस्टर बैल, तुम अभी कहाँ थे? उन दो आदमियों को वहीं रोको, वे गुफा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। शेर राजा ने दूर से अपने सहयोगी पर चिल्लाया। वह अभी भी अपने दाहिने सामने के पैर के नीचे घूमती हुई बैंगनी गेंद को पकड़े हुए था, लेकिन अब उसकी आंखों में राहत की एक झलक थी। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मैं सोच रहा था कि गुफा में कैसे घुसूं जब तुमने मुझे चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहा। यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ। शांत रहो दोस्त, मुझे नहीं लगता कि ये बेकार के लड़ाके अंदर के खजाने के पास भी पहुँच सकते हैं। बैल ने एल्डर गुवान और स्टीवर्ट मेन की ओर अपनी नाक घुमाई और उसके नथुने से एक गर्म भाप निकली। शेर राजा का सामना करने वाले 3 लोगों के चेहरे बैल के प्रकट होते ही तुरंत पीले पड़ गए। सावधानियां अचानक हमलों को रोक नहीं सकतीं। इसके अलावा उनके लिए शेर राजा से छुटकारा पाना संभव हो सकता था जब वह अकेला होता, लेकिन अभी चीजें जटिल थीं। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि इस 3 आंखों वाले लाल रंग के बैल की ताकत शेर राजा से कम नहीं थी। शायद यह उनकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली था। चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही थीं। अध्याय 234 सहयोग भाग 1 मेडिसिन सेक्ट के 3 लोगों में मुख्य एल्डर का बैंगनी ज्वलंत शेर राजा से बहुत कम अंतर था। 3 आंखों वाले लाल बैल को जीतने के लिए उनके पास बस एक छोटा सा मौका होने का विचार सभी को परेशान कर रहा था। उन्हें यकीन था कि एल्डर गुवान और स्टीवर्ट मेंग एक साथ काम करने के बावजूद भी वे हार जाएंगे। मेडिसिन सेक्ट को क्लाउड गुफा के बारे में खबर मिलते ही मुख्य एल्डर को क्लाउड गुफा में भेज दिया गया। इसके अलावा सेक्ट ने अपने सभी कनेक्शन भी समाप्त कर दिए थे और एक महंगी कीमत चुकाई थी सिर्फ उनके साथ जाने के लिए एक व्यूह रचना विशेषज्ञ को नियुक्त करने के लिए। हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि जब वे आए तो बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ने शिखर पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार किसी के लिए भी करीब पहुंचना असंभव होगा। दरअसल मुख्य एल्डर गुवान और मेडिसिन संप्रदाय के स्टीवर्ट मेंग ने पहले ही इस पर चर्चा कर ली थी। जिस पर वे सहमत हुए उसके आधार पर वे मुख्य एल्डर को बैंगनी ज्वलंत शेर राजा से ध्यान हटाने और उससे निपटने के लिए छोड़ देंगे। एल्डर गुवान और स्टीवर्ट मेंग के पास तब अन्य लोगों के साथ क्लाउड गुफा की रक्षा को तोड़ने का समय होगा। वे ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि वे क्लाउड गुफा के अंदर का खजाना ले जा सकें। ऐसा कहा जाता था कि क्लाउड गुफा वह जगह थी जहां ग्रेट सेज क्लाउड नामक एक प्राचीन मजबूत व्यक्ति ने अपना अभ्यास किया था। इसके अलावा ये वह जगह भी थी जहां उन्होंने प्रशिक्षण लिया और अपने खजाने छोड़े। गुफा में घुसना बेहद कठिन था क्योंकि इसे बहुत बुरी तरह से सजाया गया था। अगर कोई क्लाउड गुफा में जाना चाहता था तो उसे पहले इसकी रक्षा को तोड़ना होगा। क्लाउड गुफा के बारे में ये रहस्य सिर्फ एक किंवदंती थी जो साधकों के बीच प्रचलित थी। वास्तव में कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि रहस्यमयी गुफा वास्तव में कहाँ थी। यहाँ तक कि इसका अस्तित्व भी संदिग्ध था। हालांकि यदि ऐसा था तो मेडिसिन सेक्ट को इसका स्थान कैसे पता चला? यह मेडिसिन सेक्ट के पुस्तकालय में मिली एक प्राचीन पुस्तक के कारण था। पुस्तक में क्लाउड गुफा के ठिकाने के सुराग थे। कुछ बुजुर्गों ने उन संकेतों के माध्यम से उस स्थान का विशिष्ट स्थान पाया और यह पता चला कि यह वायलेट ऑर्किड साम्राज्य में स्थित था। मेडिसिन सेक्ट उत्साहित था जब उन्होंने क्लाउड गुफा को खोजने के लिए मुख्य बुजुर्ग के नेतृत्व में 100 से अधिक कुलीन शिष्यों की एक टीम भेजी। दूसरी ओर डेव ने गलती से क्रिस्टल के ठिकाने के बारे में सुना, इसलिए वह और वायलेट ने उसका पीछा किया। वह और वायलेट देख रहे थे कि आकाश में क्या हो रहा था। मेडिसिन सेक्ट के 3 रहस्यमय क्षेत्र साधक मध्य हवा में थे। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा और 3 आंखों वाला लाल बैल लड़ रहे थे, जिससे वह और वायलेट दर्शक बन गए। मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए उस शक्तिशाली क्रिस्टल को प्राप्त करना आसान होगा क्योंकि रहस्यमय क्षेत्र के ये भयानक स्वामी और 2 6 चरणीय शैतानी जानवर यहाँ हैं। वायलेट, हमारे साधना आधार बहुत कमज़ोर हैं। उन्हें जीतने की कोशिश करें। हम रथों को रोकने की कोशिश करने वाले एक मंटिस की तरह दिखेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी क्षमताओं को ज़्यादा आंकना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम इंतज़ार करें और देखें। उन्हें लड़ने दें। मैं चाहता हूं कि उनके पास हारने वाली स्थिति हो। इससे हमें जो चाहिए उसे पाने का एक छोटा सा मौका मिलेगा, देव ने कहा। वायलेट के पास कोई बेहतर योजना नहीं थी, इसलिए उसने बस अपना सिर हिला दिया। अच्छा, नमस्ते श्रीमान मेडिसिन सेक्ट के मुख्य बुजुर्ग, क्या यह आपके है? बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ने पलटकर मुख्य बुजुर्ग की ओर मजाक में देखा जब उसने देखा कि 3 आंखों वाला लाल सांड मेडिसिन सेक्ट के अन्य 2 सदस्यों को रोक रहा है।
बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ने जो कहा, उसे सुनकर मुख्य बुजुर्ग का मुंह फड़क उठा। फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम तैयार हो? उसने उनके मौजूदा स्टैंड का तुरंत हिसाब लगाया और तुरंत फैसला किया, एल्डर गुवान, सांड को तूफान से नीचे गिराओ। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई और विकल्प है। एल्डर गुवान ने अपनी आज्ञाकारी आंखों से 3 आंखों वाले लाल सांड को देखा जिसने उन्हें रोक दिया था। फिर उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, अच्छा, चलो जल्दी से करते हैं। इस बीच हमारे कुछ शिष्यों को भेजो और मास्टर युआन को पकड़ो। उनसे कहो कि वे पहले उस गुफा की रक्षा को तोड़ने की कोशिश करें। अपनी बात समाप्त करने के पश्चात उसने अपने होठों को भींचा और नीचे की ओर ऊंची आवाज में सीटी बजाई। औषधि संप्रदाय के सैकड़ों शिष्यों ने, जो काले वस्त्र पहने हुए थे, आज्ञा प्राप्त की। वे तुरंत ही शिखर पर चढ़ने लगे। ये बताना बहुत आसान था कि औषधि संप्रदाय के शिष्य असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, क्योंकि वे कैसे आगे बढ़ते थे। उनमें से कुछ तो पृथ्वी लोक के साधक भी थे। वे कुशलता से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, अपनी सबसे तेज गति से शिखर की ओर सरपट दौड़ रहे थे। बैंगनी ज्वलंत सिंह राजा ने सूंघी। उसने अपना विशाल सिर उठाकर एक लंबी गर्जना निकाली। शिखर से विभिन्न जानवरों की दहाड़ें सुनाई दीं। हजारों बाघ, चीते, भेड़िए, वानर और अन्य क्रूर जानवर दांत पीसते हुए बाहर निकलने लगे। वे अपने पूरे प्रयासों से शिखर तक जाने वाले मुख्य मार्ग की रक्षा कर रहे थे। कुछ जानवर 3 चरणीय और 4 चरणीय थे। ये स्पष्ट था कि वे इन 6 चरणीय शैतानी जानवरों के नेतृत्व में थे। मेडिसिन सेक्ट के शिष्यों ने चैनल की सुरक्षा कर रहे इतने सारे शैतानी जानवरों को देखकर तुरंत रुक गए। वे सभी घबरा गए। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा मुख्य बुजुर्ग को देखते हुए हवा में ऊपर था। वह राजसी लग रहा था और उसने मजाक करते हुए कहा, यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि आप इंसान चालाक हैं, इसलिए मैं अच्छी तरह से तैयार हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसके दाहिने सामने के पैर के नीचे एक बड़ी चमकदार गेंद अचानक भड़क उठी और तुरंत भयंकर गति से मुख्य बुजुर्ग की ओर जा गिरी। मेडिसिन सेक्ट के मुख्य बुजुर्ग को पता था कि उनके बीच लड़ाई हिंसक होगी। संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक के रूप में उसे किसी के साथ लड़ाई में शामिल हुए बहुत समय हो गया था। वह अक्सर यहीं रहता था, मुख्यालय के अंदर, और शायद ही कभी बाहर जाता था। उसने अपना मन शांत किया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूमती रही। फिर बिना किसी हलचल के उसके शरीर को लपेटने वाला सफ़ेद लबादा एक फूले हुए गुब्बारे की तरह फूल गया। एल्डर गुवान भी वापस लड़ने के लिए तैयार था। उसने हवा को थामने के लिए अपना बायां हाथ अपनी छाती पर उठाया। उसकी हथेली के बीच में अचानक एक गुलाबी लौ दिखाई दी और झूलने लगी। यह एक विशेष आग थी जिसे अनर्थली फायर कहा जाता था, जो उसे गलती से एक बड़े अंतराल में मिली थी। इसे परिष्कृत करने के बाद लौ उसकी दैनिक कीमिया और एक तेज हथियार के लिए एक अच्छा हथियार बन गई थी। एल्डर गुवान ने स्टीवर्ड मेंग पर एक तीखी नज़र डाली और कहा, आगे बढ़ो। उसने विशेष आग को ऊपर उठाया। लौ तुरंत 7 समान गुलाबी लपटों में विभाजित हो गई, जो एल्डर गुवान के चारों ओर तेज गति से घूम रही थी। 3 आंखों वाला लाल रंग का बैल अचानक चिल्लाया। उसने अपना सिर नीचे किया और कहीं से एक जोड़ी भ्रामक सींग दिखाई दिए। फिर वह आक्रामक रूप से एल्डर गुवान की ओर दौड़ा। अध्याय 235 सहयोग भाग 2। एल्डर गुवान ने बैल को उसके सींग से रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक छोटा सा काला हर्बल पॉट दिखाई दिया। हर्बल पॉट हवा से टकराने पर फूल गया और 100 गुना फैल गया। फिर इसने 3 आंखों वाले लाल रंग के बैल के चारों ओर एक हिंसक महत्वपूर्ण ऊर्जा बल लपेटा, जिससे बैल हवा में गड़गड़ाने और लुढ़कने लगा। देव दूर से धरती हिला देने वाली लड़ाई को देख रहा था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने सूरज को अपनी रोशनी देने से रोक दिया और पहाड़ ढह गए। उसने निगल लिया और खुद से सोचा, क्या ये रहस्यमय क्षेत्र के साधकों के बीच की लड़ाई है? ये चकाचौंध है। पृथ्वी क्षेत्र के साधक रहस्यमय क्षेत्र के साधकों की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। वे बहुत लंगड़े हैं। हवा में लड़ते हुए साधकों ने अपना रहस्यमय कौशल समाप्त कर दिया। जगह जगह गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। समय समय पर अलग अलग रंगों की तेज रोशनी फूट रही थी। उस समय खूबसूरत आसमान का वर्णन करने के लिए शानदार शब्द भी काफ़ी नहीं था। मुझे बीच में टोकने के लिए माफ़ करें, मुख्य बुजुर्ग ने अचानक पीछे हटते हुए कहा। उसने जो कहा वह सिर्फ एक साधारण वाक्य था, और फिर भी यह आकाश और ज़मीन पर गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा। उसने अपना सिर राजसी तरीके से उठाया और कहा, मुझे लगता है कि आप भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लाउड गुफा की सुरक्षा को कैसे तोड़ा जाए। हालांकि चूंकि क्लाउड गुफा की सुरक्षा को महान ऋषि क्लाउड ने खुद डिज़ाइन किया था, जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा सुझाव है कि हम मिलकर गुफा की सुरक्षा को तोड़ने के लिए सहयोग करें। मेडिसिन सेक्ट से हम 3 लोग, आप दोनों, शेर राजा और भाई बुल के साथ। हमारे पास है रहस्यमय क्षेत्र के बराबर साधना आधार। इसके अलावा हमने क्लाउड गुफा की रक्षा को तोड़ने में हमारी मदद करने के लिए एक 3 चरणीय सरणी विशेषज्ञ मास्टर युआन को आमंत्रित करने के लिए एक उच्च कीमत भी चुकाए।
मेरा विश्वास करो, रहस्यमय क्षेत्र के 5 साधना आधारों की ताकत और मास्टर युआन के सरनी ज्ञान के साथ क्रूर बल या रणनीति के माध्यम से मुझे यकीन है कि हम रक्षा को तोड़ने में सक्षम होंगे। तुम्हें क्या लगता है? 3 चरणीय व्यूह रचना विशेषज्ञ। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा और 3 आंखों वाले लाल बैल ने नीचे देखा। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो भूरे रंग के कपड़े पहने हुए था। वह स्पष्ट रूप से विशेषज्ञ था जिसे चिकित्सा संप्रदाय द्वारा आमंत्रित किया गया था क्योंकि संप्रदाय के सभी शिष्य काले कपड़े पहने हुए थे। जमीन पर 3 चरणीय व्यूह रचना विशेषज्ञ मास्टर युआन ने हवा में 2 6 चरणीय शैतानी जानवरों की निगाहों को महसूस किया। वह डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह व्यूह रचना ज्ञान का स्वामी था, लेकिन उसकी प्राण ऊर्जा पर साधना केवल पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण में थी। वह जानता था कि हवा में उन 2 6 चरणीय शैतानी जानवरों के लिए उसे मारना बहुत आसान होगा यदि वे चाहें। क्या वह 3 चरणीय व्यूह रचना विशेषज्ञ है? बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ने अपने विशाल शेर के सिर को एक तरफ घुमाया क्योंकि उसकी गरजती हुई आवाज़ हवा में गूंज रही थी। हाँ, वह हमारे देश के सबसे प्रतिभाशाली व्यूह रचना विशेषज्ञों में से एक है। उसने व्यूह रचना पर गहन अध्ययन किया है। हमने उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई और बहुत बड़ा त्याग किया। अगर मेरा अनुमान सही है तो आपने यहाँ कई दिन बिताए होंगे क्लाउड गुफा की सुरक्षा को तोड़ने का तरीका सीखते हुए। अगर ऐसा है तो हम सहयोग क्यों नहीं करते? मेडिसिन सेक्ट के मुख्य बुजुर्ग ने ईमानदारी से कहा। उन्होंने अनुमान लगाया था कि वे बैंगनी ज्वलंत शेर राजा और 3 आंखों वाले लाल बैल के खिलाफ अपनी लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे जब वे दोनों एक साथ काम कर रहे थे। स्थिति और भी खराब हो जाएगी यदि कोई अन्य मजबूत व्यक्ति गुफा के बारे में जानता है जबकि वे अपना समय इन 2 शैतानी जानवरों से लड़ने में बिताते हैं। महान ऋषि क्लाउड एक प्रसिद्ध होली स्टेज्ड मजबूत साधक थे जो 1000 साल पहले रहते थे। चूंकि वह इतने प्रसिद्ध थे, इसलिए अधिक से अधिक मजबूत मनुष्य गुफा के स्थान के बारे में जानने के बाद भागते थे। एक बार ऐसा होने पर अधिक प्रतियोगी होंगे और इससे खजाना पाने की उनकी संभावना कम हो जाएगी। बैंगनी शेर राजा और 3 आंखों वाला लाल बैल सुझाव सुनने के बाद चुप रहे। वे जल्दी से एक दूसरे से पूछते हुए नजरों का आदान प्रदान करते हैं। मुख्य बुजुर्ग सही थे। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा और 3 आंखों वाले लाल बैल को वास्तव में आधे साल पहले क्लाउड गुफा के बारे में पता था। वे तब से क्लाउड गुफा की सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ऐसा करने के लिए हर संभव कोशिश की थी लेकिन असफल रहे। इन 2 शैतानी जानवरों में सर्वोच्च शक्ति हो सकती है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। जगह की रक्षा करने वाली नाजुक सरनी क्रूर बल का उपयोग करने पर भी नहीं टूटेगी। उन्होंने पिछले आधे साल में अपने कौशल का विकास किया था, लेकिन वे असफल रहे। इस प्रकार वे मुख्य एल्डर की पेशकश को सुनकर लुभाए गए। वे उस गुफा की सुरक्षा से निपटने से थक गए थे। यदि उन्हें नोवेल ड्रामा और सभी सामग्री का मालिक है, स्तर 3 सरनी विशेषज्ञ से मदद मिल सकती है, तो उनके लिए गुफा की सुरक्षा को तोड़ने की एक बड़ी संभावना होगी। अगर हम आपके साथ सहयोग करते हैं और सफलतापूर्वक क्लाउड गुफा में प्रवेश करते हैं, तो हम गुफा में उन खजानों से कैसे निपटेंगे? 3 आंखों वाले लाल रंग के बैल ने पूछा क्योंकि वह अपनी लाल आंखों से मुख्य एल्डर को देख रहा था। सरल है, हम उन्हें 2 भागों में विभाजित करेंगे, 50 से 50। चूंकि महान ऋषि बादल 1000 साल पहले एक बहुत लोकप्रिय शक्तिशाली व्यक्ति थे, मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत सारे खजाने छोड़े होंगे। ये हमारे लिए वितरित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसके अलावा हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली क्रिस्टल प्राप्त करना है। हमें बाकी खजानों की परवाह नहीं है क्योंकि वे हमारे लिए बेकार हैं। इसलिए आप चाहें तो उन्हें ले सकते हैं। जब उन्होंने बात की तो मुख्य बुजुर्ग बहुत उदार लग रहे थे। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा और 3 आंखों वाला लाल बैल एक दूसरे को देख रहे थे। वे आधे साल से एक साथ काम कर रहे थे। इस प्रकार उनके पास पहले से ही एक समझौता था। एक दूसरे के मन को पढ़ते हुए दोनों ने पहले सहयोग करने का नाटक करने का फैसला किया। वे गुफा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद अपनी योजना के बारे में आगे की हरकतें करेंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में हम एक बार आप मानव के साथ सहयोग करेंगे, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी है कि आप हमारे साथ कोई चाल न चलें, अन्यथा मुझे आपको टुकड़ों में फाड़ने के लिए दोष न दें। आखिरकार मानव सबसे चालाक प्रजाति है। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ने दहाड़ लगाए। मुख्य बुजुर्ग 2 शैतानी जानवरों को समझाने पर बहुत खुश था। ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो क्योंकि हम ताकत में अच्छी तरह से मेल नहीं खाते हैं। आपके खिलाफ चालें खेलना हमारे लिए एक स्मार्ट विकल्प नहीं होगा। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ने एक भारी व्यंग्य किया। हालांकि यह अभी भी एक अच्छी बात थी कि दोनों पक्ष आखिरकार सहयोग करने के लिए सहमत हुए। अध्याय 236 चट्टान के नीचे रहस्य भाग 1। चिकित्सा संप्रदाय के मुख्य बुजुर्ग रोमांचित हो गए जब बैंगनी ज्वलंत शेर राजा उनके साथ काम करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल सलामी देने के लिए किया और विनम्रता से कहा, शेर राजा कृपया हमें रास्ता दिखाएं। हम यहाँ एक भी पल बर्बाद करने नहीं आए हैं।
चलो बादल गुफा की रक्षात्मक पंक्ति को तोड़ दें ताकि कुछ बुरा न हो जाए। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा और 3 आंखों वाले लाल बैल ने एक दूसरे को देखा और एक सार्थक नज़र का आदान प्रदान किया। फिर वे धीरे से मुड़े और पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गए। मुख्य बुजुर्ग गुवान, स्टीवर्ड मेन, साथ ही मेडिसिन संप्रदाय के सभी अन्य शिष्य उनके पीछे चले गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भयंकर लड़ाई इस तरह खत्म होगी। सब कुछ एक बड़ी गड़बड़ी थी। पेड़ जलकर राख हो गए थे, पत्थर और बजरी हर जगह बिखरी हुई थी और कुछ जानवर मर चुके थे। देव ने ध्यान से देखा कि वे पक्षियों के झुंड की तरह पहाड़ की चोटी पर जा रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोनों पक्ष एक दूसरे का साथ देंगे। लानत है, हम मुश्किल पानी में मछली कैसे पकड़ेंगे। मेडिसिन संप्रदाय के पास रहस्यमय क्षेत्र में 3 साधक हैं और 2 शैतानी जानवर समान रूप से मजबूत हैं। उनके लिए मुझे ढूंढना बहुत आसान है। मैं क्या कर सकता था? देव ने वायलट से कहा। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। वह जानता था कि रहस्यमय क्षेत्र के सभी साधकों में आध्यात्मिक समझ है। अगर वह उनका अनुसरण करता तो मेडिसिन संप्रदाय के 3 साधक उसे आसानी से पा सकते थे। उसने जरूर कोई योजना बनाई होगी। उसने नहीं सोचा था कि वह तीनों साधकों या 2 शैतानी जानवरों में से किसी से निपट सकता है। अचानक वायलट ने उसे एक चालाक मुस्कान दी और कहा, मास्टर, मेरे पास एक अच्छा विचार है। देव थोड़ा चौंक गया। और वह क्या है, वायलट? आप मेडिसिन संप्रदाय के शिष्यों में से एक के रूप में भेष बदल सकती हैं। क्लाउड गुफा की रक्षात्मक पंक्ति टूटने के बाद हम गुफा में प्रवेश कर सकते हैं और तदनुसार कार्य कर सकते हैं, वायलट ने कहा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई तरीका है? देव अभी भी उलझन में था। मास्टर, क्या आपको याद नहीं है कि भ्रम पैदा करना मेरे लिए एक आसान काम है? हमें पीछे छूटे एक शिष्य को मारना है और मैं तुम्हें उसके जैसा बना दूंगा ताकि तुम बिना किसी कठिनाई के दूसरे शिष्यों में शामिल हो सको। जब तक मेडिसिन संप्रदाय के 3 साधक और 2 शैतानी जानवर आध्यात्मिक भावना से तुम्हारी जांच नहीं करेंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा, वायलट ने समझाया। देव उत्साहित हो गया। वह वायलट के सोचने के तरीके और जिस तरह से वह पूरी योजना को अंजाम देने में सक्षम थी, उससे आश्चर्यचकित था। बहुत बढ़िया, ये वास्तव में एक अच्छा विचार है, उसने कहा। उन्होंने अपने शारीरिक चाल कौशल का उपयोग किया और गुप्त रूप से मेडिसिन संप्रदाय के शिष्यों का पीछा किया। कई मिनट बीत चुके थे और उन्होंने देखा कि कुछ शिष्य अपनी कम साधना आधार और खराब शारीरिक चाल कौशल के कारण पीछे रह गए थे। देव ने इस अवसर का लाभ उठाया और तेजी से एक शिष्य के पास पहुंचा जो टीम के पीछे था। उसने अपनी स्पेस रिंग से तलवार निकाली और पलक झपकते ही शिष्य का सिर जमीन पर गिर गया। देव ने सिर और शरीर को सड़क के किनारे घनी झाड़ी में फेंक दिया। अपने हाथ में इल्यूजन बीड लेकर वायलट ने इल्यूजन का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक पन्ना हरा धुंध देव के चेहरे को ढकने लगा। जब धुंध गायब हो गई तो वह बिल्कुल उस शिष्य की तरह लग रहा था जिसे उसने अभी अभी मारा था। देव ने एक काला लबादा पहना था जो मेडिसिन सेक्ट के शिष्यों के लबादों जैसा ही था। जब उसने अपना हुड उतारा तो किसी को भी उसकी पहचान पर संदेह नहीं हुआ। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ भी असामान्य नहीं था। देव ने अपने कदम तेज किए और अपने आगे कई अन्य शिष्यों को पकड़ लिया। अरे वॉकर, तुम बहुत तेज लग रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ है? एक शिष्य ने देव की ओर देखते हुए कहा। जब देव ने उसे पीछे छोड़ दिया तो उसे थोड़ा अजीब लगा। ये संपत्ति सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल रिम ऑग है। शिष्य की नज़र में वह बिल्कुल वॉकर जैसा दिखता था, वह शिष्य जिसे देव ने मार डाला था। वॉकर कम साधना आधार और कमज़ोर शारीरिक चाल कौशल वाला शिष्य था और उसके सभी साथी यह जानते थे। मैं हाल ही में शारीरिक चाल कौशल का बहुत अभ्यास कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले से ज़्यादा तेज़ हूँ। साथ ही मैं अपनी यात्रा में और ज़्यादा प्रयास करना चाहता हूँ, देव ने धीमी आवाज़ में उत्तर दिया। हालांकि वायलट का भ्रम उसके रूप को बदल सकता था, लेकिन यह उसकी आवाज़ को नहीं बदल सकता था। वॉकर, तुम्हारी आवाज़ में क्या गड़बड़ है? यह अलग लगती है, शिष्य ने उलझन में पूछा। क्या दुर्भाग्य है, हम इन दिनों खुले में सोए हैं और मुझे सर्दी लग गई है। मेरा गला अब मुझे मार रहा है, मेरे गले में खराश है और मेरी आवाज़ कर्कश लगती है। जब भी मैं बोलता हूं तो दर्द होता है, देव ने अपनी नकली खांसी जारी रखते हुए उत्तर दिया। शिष्य ने चुपके से अपनी आंखें घुमाईं। साधक शारीरिक रूप से आम लोगों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। आमतौर पर किसी भी साधक को सर्दी नहीं लगती। शिष्य जानता था कि वॉकर अमृत शोधन और प्राण ऊर्जा साधना दोनों में ही कोई प्रतिभा नहीं रखता था। वॉकर एक साधक है, फिर भी उसे सर्दी लग गई। वह साधकों के लिए शर्म की बात है। मुझे उसके जैसे हारे हुए व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, उसने सोचा। ये सोचते हुए उसने दूसरी ओर देखा और कुछ और नहीं कहा। उसकी आंखों में तिरस्कार देखा जा सकता था। जब शिष्य ने उससे बात करना बंद कर दिया तो देव ने राहत की लंबी सांस ली। वह आभारी था कि उसे शिष्य से मिले सभी सवालों के लिए पर्याप्त बहाने मिल गए। शिष्य 7वें स्तर पर था।
ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र। अगर कुछ ठीक नहीं था तो शिष्य को मारना आसान काम नहीं था, लेकिन उनके आसपास दूसरे लोग भी थे और देव की पहचान उजागर हो सकती थी। दूसरों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए देव ने अपने कदम धीमे कर दिए और टीम के पीछे रहने लगा। उसने सोचा कि अगर वह किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता है तो उसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और कम प्रोफाइल बनाए रखना चाहिए। 4 घंटे बीत चुके थे और वे आधे रास्ते पर थे। पूरा इलाका घने सफ़ेद धुंध से घिरा हुआ था जिससे कम दृश्यता मिल रही थी। इसके अलावा लोगों के कपड़े धुंध से भीगे हुए थे और इससे उन्हें असहज महसूस हो रहा था। हालांकि देव का गोल्डन सन शास्त्र सकारात्मक महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न कर सकता था। उसने गोल्डन सन शास्त्र शुरू किया और उसके कपड़े जल्द ही सूख गए। जब देव दूसरे शिष्यों के पास पहुंचा तो वे वहां खड़े थे, एक जगह को घूर रहे थे। जाहिर है वे गंतव्य पर पहुंच चुके थे। देव ने उस दिशा में देखा जहां दूसरे लोग घूर रहे थे, लेकिन पहले उसने सुनिश्चित किया कि उसे संदेह न हो और दूसरे शिष्यों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उनके आगे एक चट्टान थी। अगर वे इसके किनारे पर खड़े न हों तो कोई भी चट्टान को नहीं ढूंढ सकता था। वे कभी नहीं जान पाए कि चट्टान के नीचे क्या है क्योंकि हर जगह धुंध थी। मुख्य एल्डर गुवान, स्टीवर्ट मिंग और 2 शैतानी जानवर चट्टान के किनारे पर खड़े थे। उन्होंने चुपचाप उस जगह को देखा। क्लाउड गुफा का प्रवेश द्वार चट्टान के नीचे स्थित है। क्या मैं सही हूँ? मुख्य एल्डर ने 2 शैतानी जानवरों को देखते हुए पूछा। वह केवल इतना जानता था कि क्लाउड गुफा पहाड़ पर थी, लेकिन उसके पास इसका सही स्थान पता लगाने का समय नहीं था क्योंकि 2 शैतानी जानवरों ने उन्हें रोक दिया था। अध्याय 237 चट्टान के नीचे रहस्य भाग 2। हाँ, अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर खुद ही जांच कर सकते हैं, बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ने कहा। मुख्य एल्डर गुवान और स्टीवर्ट मिंग ने अपनी आध्यात्मिक समझ से चट्टान के नीचे क्या है इसकी जांच करना शुरू कर दिया। वे यात्रा जारी रखने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि चट्टान के नीचे क्या है। देव हालांकि ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार मुख्य बुजुर्ग गुवान, स्टीवर्ट मिंग और 2 शैतानी जानवर सभी रहस्यमय क्षेत्र में थे। अगर वह आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करता तो उसका पर्दाफाश हो सकता था। उसने अपने आसपास के हर दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति के प्रति सावधान रहना सीखा। वह अपने आसपास संदेह पैदा करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। थोड़ी देर बाद मेडिसिन सेक्ट के 3 साधकों ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उन्होंने पहले ही जांच कर ली थी कि चट्टान के नीचे क्या है। चलो कूदते हैं और गुफा की रक्षात्मक पंक्ति को तोड़ते हैं, मुख्य एल्डर ने चट्टान से कूदने की पहल करते हुए कहा। एल्डर गुवान, स्टीवर्ट मिंग और 2 शैतानी जानवर उसके पीछे चले गए। मेडिसिन सेक्ट के शिष्यों ने अविश्वास में एक दूसरे को देखा। चट्टान के नीचे सफ़ेद धुंध घूम रही थी और लहरा रही थी। एक तेज हवा एक चीखते हुए भेड़िए की तरह सीटी बजा रही थी। बर्फीले वाष्प ने उन्हें हड्डियों तक कंपा दिया। यह उन्हें एक अथाह खाई की तरह लग रहा था। मुख्य एल्डर गुवान, स्टीवर्ट मिंग और 2 शैतानी जानवर सभी रहस्यमय क्षेत्र में थे और वे हवा में तैरने में सक्षम थे। उन्हें जमीन की गहराई की परवाह नहीं थी, लेकिन इन शिष्यों में से सबसे मजबूत व्यक्ति केवल पृथ्वी क्षेत्र तक ही पहुंचा था। उनमें से किसी ने भी चट्टान से कूदने की हिम्मत नहीं की। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर उनमें से कोई ऐसा करता है तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। वे घबरा गए और झिझकने लगे। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। चट्टान से कूद जाओ, तुम्हें चोट नहीं लगेगी, एल्डर गुवान की आवाज़ घने कोहरे के नीचे से आए। ये सुनकर शिष्यों को बहुत राहत मिली। उन्हें एल्डर गुवान पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। कई साहसी शिष्य पहले चट्टान से कूद गए। देव उनमें से एक था। देव जानता था कि एल्डर गुवान किसी भी तरह से 100 से ज़्यादा शिष्यों को बिना किसी कारण के नहीं मरवाएगा। चट्टान के नीचे ज़रूर कुछ होगा। चूंकि उनमें से कुछ ने नेतृत्व किया था, इसलिए बाकी ने भी हिम्मत जुटाई और कूद पड़े। वे कई लोगों की तरह साहसी नहीं थे, लेकिन वे अपने डर का सामना करने में सक्षम थे। जब देव कूदा तो वह तेज गति से गिरने लगा। उसके नीचे घना कोहरा छट गया और हवा उसके कानों में गूंजने लगी। वह बेचैन हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वह लगातार हवा में गिर रहा था। कुछ सांस लेने के बाद उसने पाया कि वह पहले ही जमीन पर गिर चुका था। उसने चारों ओर देखा और खुद को एक विशाल बेसल्ट रॉक स्क्वायर पर पाया, जिसका आकार एक फुटबॉल मैदान से 4 गुना बड़ा था। देव ने अनुमान लगाया कि चट्टान का वर्ग पहाड़ के मंच का एक हिस्सा था। मुख्य एल्डर गुवान और स्टीवर्ट मिंग ने उन शिष्यों को देखा जो पहले चट्टान से कूद गए थे और संतुष्टि में सिर हिलाया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के एल्डर गुवान के निर्देश का पालन किया, जिसका मतलब था कि वे उनके प्रति साहसी और बेहद वफादार थे। जब उन्होंने मुख्य एल्डर गुवान, स्टीवर्ट मिंग के चेहरों पर संतुष्ट मुस्कान देखी तो ये शिष्य अप्रत्याशित उपकार से अभिभूत हो गए। जब देव को सब कुछ पता चला तो उसने दिखावा किया कि वह रोमांचित है। आखिरकार वह अब मौका था। बाकी शिष्य अंततः चौक पर पहुंच गए और जिज्ञासा से इधर उधर देखने लगे।
कुछ लोग जहां थे वहीं रुक गए और अगले निर्देश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ लोग इधर उधर देखते हुए कुछ कदम दूर चले गए। हालांकि चट्टान घनी धुंध से घिरी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह है कि इस चौक पर कोई धुंध नहीं थी, मानो धुंध ने चौक में घुसने की हिम्मत ही न की हो। अधिकांश शिष्य इसे देखते हुए चकित थे। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि चौक पर क्या था। चौक के बीच में 6 विशाल पत्थर के खंभे विशिष्ट व्यवस्था के अनुसार खड़े थे। खंभे धब्बेदार थे, धूल से भरे हुए थे। वे बहुत लंबे समय से यहाँ रहे होंगे। प्रत्येक खंभा इतना बड़ा था कि इसे कम से कम 7 लोग ही हाथ में हाथ डालकर घेर सकते थे। शिष्य संरचना को देखकर दंग रह गए। मुख्य एल्डर गुवान, स्टीवर्ड मिंग और देव ने तुरंत महसूस किया कि क्लाउड गुफा की रक्षात्मक पंक्ति को तोड़ने की कुंजी 6 खंभों में निहित है। बड़े चौक पर 6 पत्थर के खंभों के अलावा कुछ भी नहीं था। जमीन पर धूल की मोटी परत थी, कोई कंकड़, शाखाएं या पत्तियां नहीं। जाहिर है वे रहस्यमय खंभों को हल करके ही गुफा में प्रवेश कर सकते थे। मुझे विश्वास है कि हम इन खंभों को हल करके गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। कई बार मैंने महत्वपूर्ण ऊर्जा बल के साथ खंभों पर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन ये काम नहीं आया। कभी कभी खंभे भी पलटवार करते हैं, बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ने ठंडी आवाज में कहा। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें सरनी विशेषज्ञ पर टिका दी, जो ग्रे रंग में था। वह मास्टर युआन था। 6 खंभे कुछ नियमों के अनुसार व्यवस्थित किए गए थे और यह किसी प्रकार की सरनी होनी चाहिए। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या मास्टर युआन समस्या को हल कर सकता है। आखिरकार वह एक स्तर 3 सरनी विशेषज्ञ था। देव वहां खड़ा था, 6 खंभों को घूर रहा था। वह सरणियों के बारे में बहुत कम जानता था और वह ये पता लगाने में विफल रहा कि खंभों में क्या समस्या थी। उसकी नज़र में ये खंभे बहुत बड़े थे और बस इतना ही। वह इसके भौतिक स्वरूप के अलावा इनमें कुछ भी असाधारण नहीं पा सका। खंभों में कोई रहस्यमय पैटर्न नहीं उकेरा गया था। खंभे अपनी पुरानी उम्र के कारण धक्कों और गड्ढों से भरे हुए थे। यह एक और संकेत हो सकता है कि ये खंभे निश्चित रूप से बहुत समय पहले वहां थे। देव ने गहरी निराशा के साथ आह भरी, क्योंकि उसे सरणियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर फैनी के दादाजी यहाँ होते तो वे सरनी को तोड़ने का तरीका खोज लेते, उसने सोचा। फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि वह फैनी को काफी समय से नहीं देखा था। शायद उसे उसके दादाजी ने उसके अनुचित हाव भाव के लिए दंडित किया था। जब देव अपने विचारों में था, मास्टर युआन धीरे से खंभों की ओर चला गया। वह उनकी व्यवस्था की जांच करने के लिए निश्चित खंभों के चारों ओर चला। फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, विचारों में खो गया। थोड़ी देर बाद उसने 10 से अधिक सरनी झंडे निकाले और उन्हें एक के बाद एक बाहर फेंक दिया। कुछ खंभों के चारों ओर जमीन पर उतरे, अन्य खंभों के बीच में। हर बार जब एक सरनी झंडा जमीन पर उतरता था तो आसपास की जगह थोड़ा मुड़ जाती थी और सरनी झंडा हवा में गायब हो जाता था, जैसे कि वहां कुछ भी नहीं फेंका गया था। जब सभी सरनी झंडे गायब हो गए तो 6 खंभों के चारों ओर हवा में कम दबाव जमा हो गया। अध्याय 238 व्यूह रचना को तोड़ना। भाग 1। चट्टान के नीचे पत्थर के चौक पर खड़े होकर मास्टर युआन ने 1 दर्जन या उससे ज्यादा व्यूह रचना के झंडे हवा में उछाले। परिणामस्वरूप 6 पत्थर के खंभे हिल गए और उनके आसपास का वातावरण भी हिल गया। वे व्यूह रचना की धड़कन हैं। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग उत्साहित हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, जिसमें 2 शैतानी जानवर भी शामिल थे। एक उग्र प्रत्याशा के साथ सभी की नज़रें अब मास्टर युआन और उनकी अगली हरकत पर टिकी थीं। देव भी हैरान था। हालांकि पत्थर के चौक पर 6 पत्थर के खंभे थे जो एक व्यूह रचना होने का संकेत देते थे, लेकिन इस अनुमान का समर्थन करने वाला एक भी निशान नहीं था। लेकिन जब मास्टर युआन ने व्यूह रचना के झंडे फेंके तो निशान खुद ब खुद प्रकट होने लगे। एक व्यूह रचना विशेषज्ञ का कौशल कितना अद्भुत होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर युआन सिर्फ एक पृथ्वी क्षेत्र साधक था जो महत्वपूर्ण ऊर्जा में कमजोर था, फिर भी मेडिसिन संप्रदाय को बदले में एक बड़ा इनाम देकर उससे मदद मांगने की जरूरत थी। चारों ओर देखने पर पता चला कि दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत से प्रतिभाशाली लोग अपना योगदान दे रहे हैं। मास्टर युआन भी ऐसा ही था। वास्तव में अभी मास्टर युआन के व्यूह रचना कौशल के बिना मेडिसिन संप्रदाय के लोगों और 2 शैतानी जानवरों को 6 पत्थर के खंभों में छिपी व्यूह रचना को खोजने में बहुत मुश्किल होती, भले ही वे बहुत दूर तक क्यों न जाते। इसलिए मास्टर युआन की खोज एक जानवर के जंगल में पानी का स्रोत खोजने जैसी थी, बहुत जरूरी और ठंडक देने वाली। भीड़ के चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी, लेकिन मास्टर युआन, जो सिर से पैर तक भूरे रंग की पोशाक पहने हुए थे, गंभीर थे, एक भी भावना नहीं दिखा रहे थे। क्लाउड गुफा के प्रवेश द्वार पर एक स्तर 5 की व्यूह रचना पाई जा सकती है। कितनी असाधारण! एक स्तर 5 की व्यूह रचना। व्यूह रचना की श्रेष्ठता उनके मनोबल पर आघात थी और उनके मन में सैकड़ों प्रश्न उठने लगे। स्तर 5 की व्यूह रचना की कल्पना कैसे की गई? तार्किक रूप से इतनी शक्तिशाली व्यूह रचना केवल उसी स्तर के व्यूह रचना विशेषज्ञ द्वारा ही स्थापित की जा सकती थी। स्तर 1 और स्तर 2 के व्यूह रचना विशेषज्ञ से मिलना आम बात थी।
मास्टर युआन जैसे स्तर 3 के व्यूह रचना विशेषज्ञ न केवल इतने निपुण होने के कारण महान प्रतिष्ठा का आनंद लेते थे, बल्कि साधकों की दुनिया में प्रमुख ताकतों द्वारा प्रतिष्ठित थे। और स्तर 4 के व्यूह रचना विशेषज्ञ, वे क्षेत्र के महान गुरु थे और स्वाभाविक रूप से इतने मूल्यवान थे कि दुनिया के केवल मुट्ठी भर महान संप्रदाय ही उन्हें आमंत्रित कर सकते थे। अब जब स्तर 5 के व्यूह रचना विशेषज्ञ की बात आई, वे दूसरों से श्रेष्ठ थे, अपने कौशल में सर्वोत्कृष्ट और इतने दुर्लभ कि अधिकांश साधारण साधक अपने पूरे जीवन में इस स्तर के व्यूह रचना विशेषज्ञ से कभी नहीं मिल पाते। क्लाउड गुफा की सुरक्षा व्यवस्था सभी को निराश करते हुए स्तर 5 की थी। यह एक अनकही बात थी कि इसे तोड़ने के लिए एक विलक्षण व्यक्ति की आवश्यकता होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस पर लगभग आधे साल तक काम करने के बाद भी मैंने 6 पत्थर के खंभों पर शून्य प्रगति की है। धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्तर 5 की व्यवस्था होगी। 3 आंखों वाले लाल रंग के बैल ने उत्तेजना में कहा, यदि क्लाउड गुफा की सुरक्षा व्यवस्था वास्तव में स्तर 5 की व्यवस्था है, तो इसका मतलब है कि मास्टर युआन, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, यहाँ तक कि आपके कौशल के साथ भी नहीं, है ना? मेडिसिन संप्रदाय के मुख्य बुजुर्ग ने अपनी आवाज में निराशा के संकेत के साथ पूछा। इस स्पष्ट कथन के बाद आम साधकों को भी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि यह कितनी भयानक स्थिति थी। अत्यधिक सम्मानित मास्टर युआन भी केवल तीसरे स्तर के व्यूह विशेषज्ञ थे, इसलिए वे भी अपनी सीमित क्षमताओं के साथ 5वें स्तर की व्यूह रचना को हल नहीं कर सकते थे। इस एहसास से दोनों शैतानी जानवर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी लाल पुतलियों से मास्टर युआन को बुरी तरह घूरा, क्योंकि वे पिछले 6 महीनों से इस गुफा के प्रवेश द्वार पर काम कर रहे थे और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। मास्टर युआन के व्यूह विशेषज्ञ को पाना एक संघर्ष था, और अब जब वे भी समस्या का समाधान नहीं कर सके तो वे उत्पात मचाने के करीब थे। हालांकि यह काफ़ी कठिन है, आपकी मदद और सहयोग से मुझे लगता है कि मेरे पास इसे हल करने का अभी भी एक मौका है। मास्टर युआन पत्थर से आने वाली व्यूह रचना में उतार चढ़ाव को देखने में व्यस्त थे। खंभे, जब उसने मुख्य बुजुर्ग का सवाल सुना तो उसे लगा कि उसे पता है कि क्या करना है। यह एक अप्रत्याशित और स्वागत योग्य समाचार था। उन्होंने तुरंत राहत महसूस की और सरनी के बारे में उत्साहित महसूस किया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मास्टर युआन ने इसे हल करने में इतना विश्वास क्यों व्यक्त किया। उनका चेहरा पहले की तरह ही गंभीर और दृढ़ था। ये सुनकर अच्छा लगा, मास्टर युआन। ऐसा लगता है कि आपके पास अपनी आस्तीन में कई छिपे हुए कौशल हैं। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि आप स्तर 5 की सरणियों को भी तोड़ सकते हैं। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी यदि एक स्तर 3 सरणी विशेषज्ञ स्तर 5 की सरणी को तोड़ सकता है। सर, कृपया मेरी चापलूसी मत करो। आइए तथ्यों को देखें। हम जानते हैं कि यह एक स्तर 5 सरणी है, लेकिन स्थिति को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि इसे स्थापित करने वाले लोगों को सरणी स्थापित करने के बारे में बहुत कम जानकारी है। जहां तक मैं समझ सकता हूं, ऐसा करने वाले व्यक्ति ने कहीं से स्तर 5 सरणी संरचना प्राप्त की होगी और फिर सही तरीकों से इस सरणी को बुना होगा। चूंकि वह अपनी प्रक्रिया में पूरी तरह से पारंगत नहीं था, इसलिए मैं देख सकता हूं कि उसने कुछ गलतियां की हैं जो दिन के समय की तरह स्पष्ट हैं। इन सब को जोड़कर शायद इस स्तर 5 सरणी में केवल स्तर 3 सरणी की शक्ति है। यही कारण है कि मैं इसे आजमाना चाहूंगा। भीड़ आश्चर्यचकित थी कि मास्टर युआन कितना तेज था। ऐसा लगता है कि महान ऋषि बादल सरणी के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था, बावजूद इसके कि उसकी साधना का आधार असाधारण था। मुझे कोई और कारण नहीं दिखता कि उसने गुफा के लिए बचाव सरणी बनाते समय ये गलतियां क्यों की होंगी। तो हमें कैसे शुरू करना चाहिए, मास्टर युआन? मेडिसिन सेक्ट के स्टीवर्ड मेंग ने तुरंत पूछा। वह सभी में सबसे अधिक चिंतित था। वह मास्टर युआन के हर शब्द को धैर्यपूर्वक सुन रहा था, लेकिन अब उसने उनसे सीधे मामले का सार पूछने का फैसला किया। मुझे इस सरणी का पूरा समाधान निकालने के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए। कृपया प्रतीक्षा करें। मुझे लगता है इस सरणी को तोड़ने के लिए एक प्रभावी समाधान निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लगेगा। एक निश्चित समय रेखा सुनकर उपस्थित सभी लोग चुपचाप चले गए ताकि मास्टर युआन के पास मौजूद कीमती समय बर्बाद न हो। हालांकि उनके पास मास्टर युआन से पूछने के लिए अभी भी कई सवाल थे, लेकिन वे जानते थे कि अब वे केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं। बिना किसी और देरी के मास्टर युआन ने अपना अध्ययन शुरू किया। सबसे पहले वह 6 पत्थर के खंभों के चारों ओर घूमे और अपने अवलोकनों को लिखा। फिर उन्होंने अपनी उंगलियों से पत्थर की जमीन पर कुछ मापा। फिर भी उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये केवल वही जानता था। इस समय तक दोनों शैतानी जानवर औषधि संप्रदाय के अन्य लोगों से अलग हो गए और अपनी आंखें बंद करने के लिए कुछ दूरी पर बैठ गए और शांति से आराम करो। 2 एल्डर और मेडिसिन संप्रदाय के प्रबंधक मेंग भी अपने पैरों को मोड़कर बैठ गए और आराम करने लगे और अपनी आत्माओं को विकसित करने लगे। अध्याय 239 सरणी को तोड़ना भाग 2। बाकी शिष्यों के लिए वे पत्थर के चौक पर फैल गए और एक दूसरे के साथ धीमी आवाज में बात करने लगे। पकड़े जाने से बचने के लिए डेव ने भी एक ऐसी जगह ढूंढी जहां आसपास सिर्फ कुछ लोग हों।
उसने अपनी आंखें बंद की, फर्श पर बैठ गया और अपने मन को शांत किया। चूंकि देव का ये रुख वर्तमान में रहस्यमय क्षेत्र के गुरुओं जैसा ही था, इसलिए किसी को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। उन्होंने उसे बस एक ढोंगी समझा। साथ ही जिस शिष्य का वह भेष बदल कर आया था, उसे शायद ही कभी देखा जाता था, या जब वह मेडिसिन संप्रदाय में था तो उससे बात भी नहीं की जाती थी। उसके भयानक कीमिया कौशल और कमजोर महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना आधार के कारण बहुत से साधक उसे देखकर भी खुश नहीं थे। जब पूरा दिन बीत गया तो आश्चर्य की चीख ने सन्नाटा तोड़ा। यह मास्टर युआन था। ठीक है, मैंने इस व्यूह रचना का एक सुंदर समाधान निकाल लिया है। एक झटके में मेडिसिन सेक्ट के 3 गुरु और 2 शैतानी जानवर अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करके मास्टर युआन के बगल में खड़े हो गए। मास्टर युआन, आपने कोई तरीका निकाल लिया है? मुख्य बुजुर्ग ने पूछा, अपनी आवाज में विस्मय को छिपाना मुश्किल पाते हुए। हाँ, 6 पत्थर के खंभे इस व्यूह रचना के 6 द्वार हैं। हम एक ही समय में 6 द्वारों पर हमला कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसे आधे दिन में तोड़ दिया जाना चाहिए। साथ ही इस व्यूह रचना की शक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। दोपहर और आधी रात दोनों समय आकाश और पृथ्वी या चंद्रमा और सूर्य एक साथ संक्रमण में आते हैं, जो तब होता है जब व्यूह रचना की रक्षा करने वाली शक्ति सबसे कमजोर होती है। हमें अपना हमला शुरू करने के लिए दोपहर या आधी रात में से किसी एक को चुनना चाहिए। मुझे आपको बताना चाहिए, मुख्य बुजुर्ग, हमें जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए क्योंकि इसमें सफलता की बहुत संभावना है। मास्टर युआन ने योजना में दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए सभी का उत्साह बढ़ाया। वह सिर्फ लेवल 3 व्यूह रचना विशेषज्ञ थे। यह उनके लिए एक बढ़िया अवसर था कि वे 5वें स्तर की सरणी को तोड़कर और उसका आगे अध्ययन करके अपनी साधना का आधार बढ़ा सकें। हन्फ, मैं निराश हूँ। आप सिर्फ एक स्तर 3 सरणी विशेषज्ञ हैं। दूसरे शब्दों में, आप 5वें स्तर की सरणी को तोड़ना बिल्कुल नहीं जानते। आपको लगता है कि हमें सिर्फ इन 6 पत्थर के खंभों पर हमला करना चाहिए ताकि हम इस गुफा की सुरक्षा को तोड़ सकें। बस इतना ही। पिछले 6 महीनों में श्री बुल और मैंने बिना एक पल रुके पूरे दिन इन खंभों पर हमला करने की कई बार कोशिश की है, जिसमें तर्क के अनुसार दोपहर और आधी रात भी शामिल है। खैर, हम यहाँ हैं और कुछ भी काम नहीं आया। और अब तुम अपने कौशल का बखान कर रहे हो और हमारे सामने बकवास कर रहे हो। तुम सब इंसान कितने व्यर्थ प्राणी हो। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा इतनी बेतुकी योजना बताए जाने पर क्रोधित और उत्तेजित था। उसकी लाल पुतलियां मास्टर युआन को धमकी देते हुए फैल गईं। उसकी आंखों में निराशा सभी को दिखाई दे रही थी। चिंता मत करो शेर राजा, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मेरी सारी बातें सुनने के बाद अपना निर्णय क्यों नहीं लेते? मास्टर युआन ने अटूट विश्वास के साथ कहा। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ने तिरस्कार के साथ नाकभान सिकुड़ी और चुपचाप प्रतीक्षा की। 6 पत्थर के खंभे एक श्रृंखला के रूप में जुड़कर एक वलय बनाते हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन पर एक ही समय में मजबूत महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना आधार वाले 6 लोगों द्वारा हमला किया जाना चाहिए और इन खंभों की रक्षा शक्ति भी एक ही समय में कमजोर होनी चाहिए। साथ ही हमला 6 अलग अलग कोनों से शुरू किया जाना चाहिए। अगर हम सभी 6 पत्थर के खंभों पर एक साथ हमला करने के बजाय उनमें से केवल एक पर हमला करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यूह रचना के जवाबी हमले की शक्ति आसानी से सक्रिय हो जाती है। मास्टर युआन ने शांति से समझाया। ओह, मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं एक जोरदार बल से घायल हो गया जिसने इन खंभों पर मेरे कई हमलों के दौरान मुझे नीचे गिरा दिया। मानवता के व्यूह रचना मास्टर, मैंने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा है। मास्टर युआन ने जो भी शब्द कहे वे निशाने पर लगे थे। अब बैंगनी ज्वलंत शेर राजा को अपने सुझाव के पीछे का तर्क और व्यूह रचना को तोड़ने में अपनी खुद की गलतियों को समझ में आ गया था। इसलिए उसने मास्टर युआन से माफी मांगी, जिससे सभी लोग चौंक गए। कोई बात नहीं, दोपहर होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब कृपया मुझे सभी को विधि विस्तार से समझाने की अनुमति दें। उनके लंबे स्पष्टीकरण के बाद हमले के लिए एक विशिष्ट व्यवस्था बनाई गई। 5 रहस्यमय क्षेत्र के स्वामी, 2 बुजुर्ग और मेडिसिन संप्रदाय के प्रबंधक मेंग और 2 शैतानी जानवरों को एक एक पत्थर के खंभे के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया। और बाकी सभी मेडिसिन संप्रदाय के शिष्य एक साथ रहे और एक साथ अंतिम पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। समय बीतता गया और फिर सूरज सीधे उनके ऊपर था, जिससे दोपहर हो गई। मास्टर युआन द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार चौक पर मौजूद सभी लोगों ने ठीक उसी समय 6 पत्थर के खंभों पर हमला करना शुरू कर दिया। जल्द ही आसमान में जोरदार बहरा करने वाली आवाज गूंजने लगी। महत्वपूर्ण ऊर्जा बल में उतार चढ़ाव अब व्यापक हो गए थे। यह एक लहर की तरह था जो फैलने लगी थी, अपने विशाल वेग में अपने आसपास के वातावरण को रोक रही थी। मुख्य बुजुर्ग का हथियार तलवार शीर्ष गति से घूम रहा था। इसकी हवा की धारें बाहर की ओर बह रही थीं। एक बवंडर बनाएं और पूरी ताकत से पत्थर के खंभे पर वार करें। एल्डर गुवान के हाथों में गुलाबी लौ साथ घूमते हुए लाल कमल के फूलों में बदल गई, जिन्होंने सामने के खंभे पर जोरदार हमला किया।
स्टीवर्ड मेंग एक विशाल हर्बल पॉट को नियंत्रित कर रहा था जो उसके ऊपर हवा में तैर रहा था। इसने पूरी ताकत को नियंत्रित करने के लिए थोड़ा पीछे हटकर फिर भीषण ऊर्जा के साथ पत्थर के खंभे पर जोरदार हमला किया। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा के विशाल बैंगनी पानी के गुब्बारे चुभने वाली शक्तियों के वाहक थे जो किसी भी वस्तु को एक पल में चकनाचूर कर सकते थे। उसने खंभे पर अत्यधिक प्रभाव से प्रहार करने के लिए इनकी एक सेना भेजी। 3 आंखों वाले लाल रंग के बैल के ऊपर विशाल भयावह खूनी सींगों की एक जोड़ी उभरी। कहा जाता है कि वे रक्त सागर और लाश पहाड़ी के पूरे क्षेत्र की शक्ति ले जाते हैं। अत्यधिक दबाव के साथ उन्होंने पत्थर के खंभे पर बमबारी शुरू कर दी। 5 रहस्यमय क्षेत्र के स्वामियों का हमला देखने लायक था। हमले की प्रचंडता ने ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र और पृथ्वी क्षेत्र के साधकों को मंत्रमुग्ध कर दिया क्योंकि उन्होंने इस परिमाण का तमाशा पहले कभी नहीं देखा था। औषधि संप्रदाय के शिष्यों के साथ घुल मिलकर देव ने भी छठे स्तंभ पर हमला किया। बेशक वह खोज से बचने के लिए केवल स्तर 6 या स्तर 7 ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के साधक की महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। लगातार जारी हमले ने 6 पत्थर के खंभों को गड़गड़ाहट की आवाज में हिला दिया। पूरा पत्थर का वर्ग भी हिंसक रूप से हिल गया। कई घंटों बाद 6 विशाल खंभे बहुत तेज कंपन के साथ गरजने और हिलने लगे। यहां तक कि जो लोग सरणियों के बारे में कुछ नहीं जानते थे उन्हें भी लगने लगा कि सरणियां टूटने वाली हैं। इस सकारात्मक विकास से उत्साहित होकर हमले में शामिल सभी लोगों ने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। अध्याय 240 क्लाउड गुफा में प्रवेश करना भाग 1। 6 खंभों से आने वाली गड़गड़ाहट के साथ चारों ओर आत्माएं उठने लगीं। बस थोड़ी देर और रुको, संरचनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। मास्टर युआन, जिसका साधना आधार कम से कम पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण पर होना चाहिए, अन्य शिष्यों के साथ एक खंभे पर हमला कर रहा था। संयोग से देव उसके बगल में खड़ा था। अंत में उनकी खुशी के लिए खंभों में दरारें बनने लगीं। उसी समय एक शोर, एक निरंतर बजने की आवाज उन दरारों के साथ हुई और एक पल के बाद वे दरारें बढ़ने लगीं और बड़ी होती गईं। अंत में जब उन दरारों का पैमाना काफी बड़ा हो गया तो हवा में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। धमाका! रक्षा संरचना के 6 खंभे आपस में फट गए, धूल के रूप में बदल गए जो चारों ओर बिखर गए। उनके कई टुकड़े पूरी तरह से नहीं टूटे और पत्थरों के रूप में इधर उधर फेंके गए। कुछ शिष्य, खासकर वे जिनके आंदोलन कौशल पूरी तरह से विकसित नहीं थे और जिनके पास कम साधना आधार थे, पत्थरों से टकरा गए और लगातार चीखते हुए बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि कोई भी घातक रूप से घायल नहीं हुआ। अंत में जब पाउडर पूरी तरह से गायब हो गया तो वह स्थान जहां वे खंभे खड़े थे मुड़ने लगे और आश्चर्यचकित भीड़ के सामने प्रकाश के विभिन्न रंगों में लहराने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि जानवरों के छल्ले के साथ एक शानदार और सुंदर कांस्य द्वार धीरे धीरे उनके सामने उभरा था। ये क्लाउड गुफा का द्वार था। एक पल के लिए कोई भी हिल नहीं पाया और वे सभी उस शानदार द्वार को विस्मय में देखते रहे जिसके पीछे महान ऋषि क्लाउड द्वारा छोड़े गए खजाने छिपे हुए थे। और वे खजाने वही हैं जिनके लिए वे आए थे। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रीम ऑग से संबंधित है। चलो चलें। मेडिसिन सेक्ट के स्टीवर्ड मेंग बहुत अधीर व्यक्ति थे और एक बेवकूफ गेट को घूरते हुए समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जिस खजाने के लिए वह इतनी दूर से आए थे वह उनके सामने ही था। अब वह और कैसे इंतजार कर सकते थे। वह भीड़ के सामने थे और इसलिए गेट के सबसे नजदीक थे। एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने उत्साह से उसे धक्का दिया। गेट धीरे धीरे चरमराकर खुला। उस कांस्य द्वार को खोलना आसान था और यह एक कर्कश आवाज के साथ खुला। खुले दरवाजे से कुछ दुर्गंध, प्राचीन गंध की लहरें बाहर आ रही थीं। स्टीवर्ड मेंग ने अपना पैर उठाया और अंदर कदम रखने ही वाले थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक लाल रंग की रोशनी चमक उठी। रहस्यमय क्षेत्र में एक योद्धा के रूप में स्टीवर्ड मेंग ने आध्यात्मिक समझ पर महारत हासिल कर ली थी, इसलिए उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत पीछे हट गए। अत्यधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ खूनी लाल रोशनी का एक खंभा उस जगह से टकराया जहां स्टीवर्ड मेंग अभी खड़े थे। अरे मिस्टर बुल, क्या बकवास है। स्टीवर्ड मेंग जानता था कि अगर वह थोड़ा धीरे पीछे हटता तो वह उस चमकती रोशनी में फंस जाता। और उस पल वह इतना क्रोधित था कि उसने गुस्से से थरी आइड स्कारलेट बुल पर चिल्लाया, हाँ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन या तो हर कोई उस गुफा में प्रवेश करेगा या कोई भी नहीं जाएगा। तुम इंसान सभी जातियों में सबसे चालाक हो, इसलिए मैं तुम्हें इसका फायदा नहीं उठाने दूंगा। थरी आइड स्कारलेट बुल ने घंटी जैसी आवाज में जवाब दिया और उसने अपनी पुतलियों में थोड़ी सी चिढ़ के साथ स्टीवर्ड मेंग को देखा। स्टीवर्ड मेंग इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपनी हथेली ऊपर की ओर धकेली और उसकी हथेली में एक हर्बल पॉट दिखाई दिया। उसके हाथों से बहुत बड़ी प्राणशक्ति निकलकर बर्तन में चली गई, जो बड़ा और बड़ा होने लगा। अपनी किस्मत को मत आजमाओ। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा मेडिसिन सेक्ट एक पाटसी है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें जब चाहो और जहां चाहो धमका सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम इसे पसंद करते हो? मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर हम वास्तव में लड़ाई में पड़ गए तो तुम दोनों का पलड़ा भारी नहीं रहेगा।
इस मिशन की शुरुआत से ही एल्दगुवान इन दो शैतानी जानवरों की घमंडी अभिव्यक्ति से संतुष्ट नहीं था, और उसके मन में क्रोध की ज्वाला भी भड़क उठी जब उसने देखा कि 3 आंखों वाले लाल बैल ने चुपके से हमला कर दिया था जब स्टीवर्ड मेन गुफा में प्रवेश करने वाला था। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ने अपनी विशाल और बर्फीली ठंडी पुतलियों से चिढ़ाते हुए मेडिसिन सेक्ट के सभी लोगों को घूरते हुए उपहास किया। 2 शैतानी जानवरों ने मूल रूप से क्लाउड गुफा के खजाने पर एकाधिकार करने का इरादा किया था, लेकिन वे इसके बचाव दल को तोड़ने में असमर्थ थे, भले ही उन्होंने ऐसा करने की कोशिश में आधे साल से ज़्यादा समय बिताया हो। इसलिए उनके पास मेडिसिन सेक्ट के साथ मिलकर काम करने का वादा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और अब उन बचावों के टूट जाने के बाद उनके और खजाने के बीच एकमात्र बाधा मेडिसिन सेक्ट बन गई। चूंकि उनका मूल विचार खजाने पर एकाधिकार करना था, इसलिए उनके पास अब उन मनुष्यों के साथ मिलकर काम करने का कोई कारण नहीं था। शारीरिक शक्ति की बात करें तो शैतानी जानवरों को बहुत फायदा था। उनकी सहनशक्ति और शारीरिक शक्तियां ज़्यादातर मनुष्यों से ज़्यादा मजबूत थीं। दुर्भाग्य से मुख्य बुजुर्ग उनसे ज़्यादा मजबूत नहीं थे। यही कारण था कि 2 शैतानी जानवरों का मानना था कि अगर वे मनुष्यों से लड़ेंगे तो उनका पलड़ा भारी रहेगा। चूंकि शैतानी जानवर मनुष्यों की तरह अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकते थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रियाएं आमतौर पर जल्दबाजी और अधीर होती थीं। 3 आंखों वाले लाल बैल ने जैसे ही पाया कि स्टीवर्ड मेन पहले गेट में कदम रखना चाहता है, उसने हमला कर दिया। 2 शैतानी जानवरों की निर्दयी निगाहों का अध्ययन करने के बाद मुख्य बुजुर्ग ने अपने मन में वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया और तुरंत समझ गया कि 2 शैतानी जानवर अभी भी क्लाउड गुफा के खजाने पर एकाधिकार करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था कि वे इन 2 शैतानी जानवरों के साथ लड़ाई से बच नहीं सकते। हालांकि प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत थे और उन्हें डर था कि परिणाम या तो उनके पक्ष में नहीं होगा या बाहर आने में बहुत समय लगेगा। इसलिए मुख्य बुजुर्ग ने 2 शैतानी जानवरों के साथ बहस करने के बजाय पहले गुफा में प्रवेश करने का फैसला किया, ताकि वे अंदर से स्थिति का पता लगा सकें, और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि वे शक्तिशाली क्रिस्टल प्राप्त करने का मौका होगा। उस समय उनकी शक्ति संभावित लड़ाई जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत होगी। इसलिए गुफा के बाहर समय बर्बाद करना एक समझदारी भरा कदम नहीं था। जानवरों की आंखों से बचते हुए उसने अपना फैसला करते ही एल्दगुवान और स्टीवर्ड मेन को आंख मारी। हाँ भाई बुल, नाराज मत हो। मुझे लगता है कि हमारे लिए गुफा के बाहर बहुत अधिक समय बर्बाद करना अनावश्यक है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुफा में प्रवेश करें और पता लगाएं कि अंदर क्या है और क्या वहां और भी रक्षात्मक उपाय छिपे हैं।